देश तोड़ने का काम, संविधान के खिलाफ काम करने का काम सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो वो आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। ईवीएम की फ्रॉडुलेंट मशीनों से चुनाव हो रहे हैं और जो दूसरी धोखाधड़ी और पुलिस प्रशासन के माध्यम से ज़बरदस्ती करके जो चुनाव में धांधली होती है उसको रोकेंगे, वो हमने रोका और उसको पूरी तरीके से अचीव किया। समाजों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध को और दूसरे पिछड़े वर्ग के लोगों को बिल्कुल इस बात से इंप्रेस नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठा दी। उसकी कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हर मुस्लिम सांसद जो जीत के आया उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जुल्म और ज्यादती 4 जून के बाद कई गुना बढ़ गई। यूएपीए का जब सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ मुसलमानों के ऊपर और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों के ऊपर हुआ ना, जो टारगेट प्रैक्टिस हो रही है इसका इस्तेमाल बाकी सब पे भी होगा। तो विपक्ष की पार्टियों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, खास तौर पे अपने अपने समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, चाहे जान चली जाए लेकिन अपने लोगों की हिफाजत उन्हें करनी चाहिए। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस वक्त देश के जो हालात और ख़ास तौर पर जो बेचैनी का माहौल है, कई ऐसे समुदाय हैं जिनको लगातार निशाना बनाया गया है, निरंतर उसके साथ जुल्म ज़्यादती जो है वो होती चली आ रही है। इसी पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ कानून के जानकार और समाज के उन जिम्मेदार व्यक्तियों में शुमार महमूद पराचा जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार चाहे मुस्लिमों के साथ ज्यादती का मामला हो या फिर उन तमाम दबे कुचले तबकों के साथ का मामला हो, कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये सरकार इस तरीके की घटना जिस मंशा के तहत कर रही है या फिर जो तंत्र कर रहे हैं, क्या उस पर अब अंकुश लगाने का वक्त आ गया? नहीं, वक्त तो अंकुश लगाने का बहुत पहले आ गया था, 10 साल पहले। लेकिन अंकुश ना 10 साल पहले, ना पिछले 10 साल में, ना अब लगा जा पाया, ना कोई उसकी तैयारी ही हो पाई। ये कहने में मुझे कोई शर्म और परेशानी नहीं। जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल है, मैं आज भी ये मानता हूँ उनके साथ ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादती हो रही है। मगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ उनसे कहीं बढ़कर ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो इतनी रिपोर्ट भी नहीं होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ ज़्यादती करना चाहते हैं, ज़्यादती करते भी हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि ये ज़्यादती लोगों को पता भी ना लगे, आम जनता को, ताकि उससे उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन मुसलमानों के साथ ज़्यादती करते हैं तो उसकी पब्लिसिटी भी चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक ख़ास तरीके का वोट बैंक उनका उससे खुश होता है और वो उनके साथ कंसोलिडेट होता है, ये सोच के कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो देश को बहुत बड़ा ख़तरा पहुंचाना चाहते हैं। उससे आरएसएस और बीजेपी के लोग उन्हें बचा रहे हैं क्योंकि कानून में इतनी ताकत नहीं है, भारत के संविधान में इतनी ताकत नहीं है कि वो ऐसे निरंकुश लोगों को, मुसलमानों को यानी कि काबू कर सके जो कि देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये नैरेटिव वो बनाना चाहते हैं। लेकिन देश तोड़ने का काम, संविधान के खिलाफ काम करने का काम सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो वो आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। लेकिन अंकुश कैसे लगेगा? देखिए, इस बार मुस्लिम कम्युनिटी ने तो ख़ास तौर पे और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ने भी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी ने भी और दूसरे पिछड़े वर्ग के भी, अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने लाठियाँ खाई, डंडे खाए और हर तरह के जुल्म और ज़्यादती झेले। जो जुल्म और ज़्यादती बीजेपी और आरएसएस ने कांग्रेस पार्टी के साथ उनके जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी को का घर छीनकर उनके ऊपर मुकदमे लगा के झूठे, उनको सज़ा तक करा के, उनकी सदस्यता तक छीन के किए, अखिलेश यादव जी की पार्टी के पर मुकदमे कराए, लालू यादव जी की पार्टी पे मुकदमे कराए, उनको जेल में भेजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन, मतलब शरद पवार जी, सब पे मुकदमे लगाए, ये सब किए और सबको प्रेशर में ले लिया। तो जनता और ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और SC ST कम्युनिटी के लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने सारी जो कमज़ोरियाँ थी ऑपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों की, कुछ नेताओं को छोड़ के तो ऑपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टी के लोग बिल्कुल भी मुखरता से लड़ाई करने भी नहीं उतरे मैदान में। राहुल गांधी जी का अगर एक और कुछ मुट्ठी भर दूसरे नेताओं का अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो कोई सड़क पे उतर के लड़ने को भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन जो पूरी पार्टी की
ताकत से आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत करनी चाहिए थी, वो तो कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। तो ये रोल जनता ने खुद निभाया और मुसलमानों ने भी बहुत इसमें मुखरता से निभाया। और एक बड़ा रोल मुस्लिम कम्युनिटी का है कि उन्होंने संविधान तोड़ने वाले आरएसएस और बीजेपी को रोकने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। अब उसके जवाब में ना मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत के लिए कुछ हो पा रहा है, ना शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की, ना शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की, ना दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, सिख, क्रिश्चियन, जो बौद्ध हैं, उनके लिए भी ऑपोजिशन कुछ कर नहीं पा रही है। तो ये बहुत दुख की बात है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखिए, जो पार्टी के टॉप लीडरशिप है वो अपनी पार्टी में कुछ लोगों को, हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी के तो बहुत कम लोगों को टिकट मिला है और बहुत कम लोग जीते हैं, लेकिन अब ये जीते हुए लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी है। पहले तो उन्हें चुनाव लड़ने की उन्होंने जो ये जिम्मेदारी उठाई थी, तो उन्होंने ये इस कॉन्फिडेंस से और इस यकीन से उठाई होनी चाहिए थी कि इतना बड़ा बोझ वो झेल पाएंगे, वरना कोई अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए चुनाव नहीं लड़ा। जैसे हमने चुनाव लड़ा, एक लक्ष्य से लड़ा था कि हम जो ये ईवीएम की फ्रॉडुलेंट मशीनों से चुनाव हो रहे हैं और जो दूसरी धोखाधड़ी और पुलिस प्रशासन के माध्यम से ज़बरदस्ती करके जो चुनाव में धांधली होती है उसको रोकेंगे, वो हमने रोका और उसको पूरी तरीके से अचीव किया। मैं अपना एग्जांपल दूँ तो अब जो ये बाकी लोग मुस्लिम समाज के जो जीते हैं एमपीज़ और एमएलए, समाज के लोगों को चाहिए कि जाएं और उनको पकड़ें और उनके ऊपर दबाव डालें कि वो अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को ये याद दिलाएं और उनको मजबूर करें अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को कि हिफाजत करने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो एमपीज़ और बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं ना कि इन लोगों ने हमें वोट ही नहीं दिया तो हम इनका काम ही नहीं करेंगे। हालांकि वो एक गैर कानूनी बात है, गैर संवैधानिक बात है, पर भारतीय जनता पार्टी से संविधान की बात करना और उनसे सोचना कि वो उस पर अमल करेंगे तो वो बेवकूफ़ी होती है। तो लेकिन ये लोग तो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ताकत बहुत होती है। पार्लियामेंट में बोलना, मैं ये समझता हूँ, चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग पार्लियामेंट में बोल के कुछ आवाज़ उठा रहे हैं या मुस्लिम समाज के या दूसरे समाज के, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ख़ास तौर पे आज के टाइम में, जबकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की बातों को एक्सपंज कर दिया जाता है। कोई फ़र्क पड़ा मोदी गवर्नमेंट को? राहुल जी ने इतना बोला, अखिलेश जी ने इतना बोला, दूसरे लोगों ने इतना बोला, कोई फ़र्क पड़ता है इन्हें? बोलने से कुछ नहीं होगा। तो ये बोलने वाली बात तो, आवाज़ उठाने वाली बात तो समाजों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध को और दूसरे पिछड़े वर्ग के लोगों को बिल्कुल इस बात से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठा दी। उसकी कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। कोई मतलब होता है उसका? अगले दिन ही वही काम दोबारा होता है जिसकी आवाज़ उठाई जाती है बड़ी ज़ोर से। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट के अंदर जितना होता है उससे ज़्यादा पार्लियामेंट के बाहर होता है। क्या वो ढाल बन के, और ये जो मुस्लिम एमपीज़ जीत के आए हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी है देश में कहीं भी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, सिर्फ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, हालांकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं होने देना चाहिए। हर मुस्लिम सांसद जो जीत के आया उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जुल्म और ज़्यादती 4 जून के बाद कई गुना बढ़ गई। क्या वो कर पाया कुछ? तो जनता को भी अब सोचना पड़ेगा, इन लोगों से जाके सवाल करें कि आप हमारी हिफाजत कैसे करोगे और हमें हमारा संवैधानिक हक कैसे दिलाओगे। सिर्फ ये हिफाजत नहीं कि हमें मॉब लिंचिंग से कैसे बचाओगे, या हमें जो ये हर जगह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा के हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, उससे कैसे बचाओगे। हमारी तरक्की कैसे होगी, ये सवाल करें। और ये जिम्मेदारी है, जो लोग बन के आए हैं वो पार्लियामेंट में जाके भाषण देने के लिए और टीवी पे इंटरव्यू देने के लिए और दूसरे जो काम होते हैं जो जिसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, वो करने के लिए नहीं आए हैं, हिफाजत करने के लिए आए। अपनी जान हथेली पे रख के आगे बढ़ें और हिफाजत करें, कम से कम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की और अपने समाज के लोगों की। ये मैं बात मुस्लिम समाज के लोगों से भी कह रहा हूँ जो एमपी बन के आए हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के जो एमपीज़, वो तो 132 हैं, मुस्लिम तो सिर्फ 24 आए। तो ये 24 लोगों की और 132 लोगों की जिम्मेदारी है, कुछ भी हो, और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन के जीत के आए हैं, कि वो आगे बढ़ें और हिफाजत करें। नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दें, और लोग आएंगे जो इस काम को निभाएंगे।
प्राचा जी, यूएपीए जो है जिसके तहत मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया कई बार और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई, अब इस नए कानून में उसकी डिफिनेशन और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो आप एक बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आपने ये सवाल मुझसे पूछा। बहुत सारे लोग हमारे इस बात में खुश थे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर नक्सल बता के उनको यूएपीए लगाई जाती है। बहुत सारे लोग खुश होते थे। मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर यूएपीए लगा के उनको आतंकवादी घोषित किया जाता है। मैंने तब भी ये कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये छोड़ेंगे बाकी लोगों को भी नहीं। जो प्रैक्टिस, टारगेट प्रैक्टिस ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ के लोगों पे करते हैं। यूएपीए का जब सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ मुसलमानों के ऊपर और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों के ऊपर हुआ ना, तो तब हम ये बात कह रहे थे ये जो टारगेट प्रैक्टिस हो रही है इसका इस्तेमाल बाकी सब पे भी होगा। तो अब जो ये भारतीय न्याय संहिता है उसमें सारे के सारे वो सख्त जो प्रावधान थे वो सारे के सारे इसमें ले आए। उस डेफिनेशन में आतंकवाद की सारी डेफिनेशन इसमें भी आ गई है। तो अब ये सब पे प्रयोग होगी, पूरे देश के लोगों पे प्रयोग होगी। जो जिस व्यक्ति की कोई दुश्मनी होगी, जो बहुत सारे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने रिश्वत देगा और लगवा देगा आतंकवाद के कानून, ऐसा करेगा ना वो। अब ऐसा ही हुआ था, इसीलिए टाडा को रिपील किया गया था, लैप्स कर दिया गया था, और इसीलिए पोटा को रिपील किया गया था कि आम लोगों ने और आम पुलिस के अधिकारियों ने उसका मिसयूज शुरू कर दिया था, उसका दुरुपयोग पूरे देश के ऊपर शुरू कर दिया था। तो वही बात, जो भी चीज़, जो सख्त कानून बनाए जाते हैं जिस पे अल्पसंख्यकों को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को और सिखों को, क्रिश्चियंस को तंग किया जाता है और शेड्यूल ट्राइब्स को कम किया जाता है, तो सभी लोगों के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए कि कल को हमारे साथ भी ये होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा आँख खोलने वाला प्रावधान है जो अब सबके लिए आ गया है। अब सब आतंकवादी बनेंगे, झूठे ही बनेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि आखिरकार जो इस समय एक नया ट्रेंड चला है मस्जिदों को लेकर, मदरसों को लेकर, दिल्ली एनसीआर में कई ऐसी जगह है जिस पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है और लगातार इसको लेकर के समाज जो है वो चिंतित है। चाहे वो दलितों के मंदिरों की बात करें, रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया, कैसे देखते हैं? क्या सरकार जानबूझ करके इस तरीके का माहौल बना रही है? 100% जानबूझ के, टारगेट कर करके। मैं आपको कह रहा हूँ ना, SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोगों को और दूसरे पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि संविधान तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। और तोड़ कौन रहा है संविधान? यही आरएसएस और बीजेपी के लोग, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के संतरी, इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के पन्ना प्रमुख। ये और अविश्वास किसके मन में डालेंगे कि देखो संविधान तो बेकार है, तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर पा रहा। तो ये इतनी बड़ी साजिश है, उसके लिए जिम्मेदारी सबकी ये आती है कि हम जो कमज़ोर वर्गों के लोग हैं ना, उनको पॉलिटिकल समझ अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो यही होगा। अब जो जीत के आए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका जीना हराम कर देना चाहिए हमारे समाज के लोगों को। अपने अपने समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घरों पे धरने लगाने चाहिए कि रक्षा करो हमारी, और हमारी प्रोग्रेस के लिए जिम्मेदारी बताओ। क्या जिम्मेदारी लेते हो तुम? कैसे हमारी इंप्रूवमेंट होगी? कैसे हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे? कैसे हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी? कैसे हम अपना व्यापार कर पाएंगे? उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये तो कर सकते हैं। जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति कभी भी आके किसी भी पार्टी में चमचागिरी करके या कुछ भी करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा और 5 साल तक गायब रहेगा, और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी गुमराह रहेंगे कि ये तो जीत गया था। अब जीत गया तो मजबूरी में था, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, क्योंकि वो संविधान विरोधी है, उसको रोकने के लिए मजबूरी में वोट देते हैं। लेकिन ये मजबूरी अब 5 साल तक मजबूरी नहीं रहनी चाहिए। उनका जीना हराम कर दें जिनको आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा है। उनके ऊपर तो आप प्रदर्शन करेंगे तो कोई पुलिस की लाठीचार्ज नहीं होगी ना, और उनकी जिम्मेदारी, उनके पास ताकत है। मैं बता रहा हूँ, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफ़ी है अपने समाज की रक्षा करने के लिए। एक ही अकेला नहीं कर रहा तो उसके अंदर कुछ कमियां हैं, और उस कमी को दूर करने के लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
भाजपा आरएसएस के खिलाफ लोग विपक्ष को वोट कर रहे हैं, जो उनसे दूर जो आप कह सकते हैं शासन को ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष की सरकारों में भी ठीक वही बर्ताव उन तमाम समाज के साथ किया जाता है, चाहे वो दबे कुचले तबके हों, अल्पसंख्यक हो। तो अब समाज किस ओर देखे, कौन लड़ाई लड़ेगा? पहले तो ये विपक्ष की पार्टियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जल्दी वो समय आ जाएगा कि जब ये आरएसएस और बीजेपी को हराने के लिए वोट देना लोग बंद कर देंगे। अपने अपने छोटी छोटी पार्टीज या छोटे छोटे कैंडिडेट्स खड़े होने लगेंगे। उससे भी फायदा आरएसएस और बीजेपी को होगा। तो ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को इस खतरे को पहचान लेना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी ताकतवर ही इसीलिए हुई है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपने लोग जो हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो उन्हें आंखें बंद करके वोट देते हैं, उनकी हिफाजत करने में और उनकी तरक्की करवाने में नाकाम रहे। ये बहुत बड़ा खतरा है जिससे भारतीय जनता पार्टी ये काम करवाना चाहती है कि विपक्ष की जो लोग हैं वो अपने लोगों की, ख़ास तौर पे कमज़ोर लोगों की हिफाजत ना कर पाएँ, उनको एक्सपोज रखें खतरों में किसी भी वजह से, दबाव में लाके किसी भी वजह से, और फिर ये बात वो जो है वोट उनसे, विपक्ष के लोगों से छिटक जाए। ये पूरी साजिश के तहत काम हो रहा है। तो विपक्ष की पार्टियों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे अपने अपने समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, चाहे जान चली जाए लेकिन अपने लोगों की हिफाजत उन्हें करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो ये महमूद पराचा जी थे और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इस समय जो तमाम वो गंभीर सवाल थे मैंने पूछे हैं और उनके जवाब भी उन्होंने बखूबी तरीके से दिए हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।